हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज का जो टॉपिक है हमारा वाइस प्रेसिडेंट, यानी इस पोजीशन को हम समझेंगे, इससे रिलेटेड पॉइंट्स को समझेंगे, इससे रिलेटेड फैक्ट्स को समझेंगे और किस तरीके से इलेक्शंस होते हैं उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। रिसेंटली अभी आपने देखा कि सीपी राधाकृष्णन आपके 15वें उपराष्ट्रपति बन चुके हैं और आज यानी अगर आप बात करिए 12 सितंबर को, यानी आज फ्राइडे, वो शपथ लेंगे। और उनको शपथ दिलाएगा कौन, ओथ दिलाएगा कौन? तो आपके प्रेसिडेंट, है ना। प्रेसिडेंट दिलाएंगी जो कि आपकी क्या है, द्रौपदी मुर्मू, जो आपकी प्रेसिडेंट है, वो इनको शपथ दिलाने वाली है। और आज के दिन 10 बजे मॉर्निंग में होगा शपथ इनका उपराष्ट्रपति पोजीशन के लिए। ना, ये जो पोजीशन थी वाइस प्रेसिडेंट की, यानी सीपी राधाकृष्णन के चुनने का, या इलेक्शन क्यों कराया गया वाइस प्रेसिडेंट का, उसके पीछे का रीजन ये है कि जगदीप धनखड़, जिन्होंने रिजाइन दे दिया रिजाइन दे दिया हेल्थ इश्यूज को बताकर, ठीक है, जिसकी वजह से आपके वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराना पड़ा। तो उसी में आपके सीपी राधाकृष्णन ने क्या किया है, वी सुदर्शन रेड्डी को हरा कर वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। तो ना, इस पे आगे कुछ डिस्कस करते हैं, इससे रिलेटेड फैक्ट्स को। तो ये आपका टेलीग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी है एंड यूट्यूब आईडी है। इसको आप फॉलो सब्सक्राइब कर लो और मोटिवेट करो। ना, आगे बढ़ते हैं। ये आपके सीपी राधाकृष्णन जो कि एनडीए के कैंडिडेट थे, दैट मीन्स आपका बीजेपी सपोर्टेड जो अलायंस था उसके कैंडिडेट थे। और इन्होंने क्या किया है, ये वाइस इलेक्शन का जो इलेक्शन हुआ, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, वो इन्होंने जीत लिया है, ठीक है। और किसको हराया? पी सुदर्शन रेड्डी को हराया। और कितने मार्जिन से हराया? 152 वोट की मार्जिन से हराया। यानी अगर आप देख पाओ कि आज आपका फ्राइडे, डेट मीन्स आपके जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है, वो इनको क्या कराएंगे, ओथ दिलवाएंगे, ठीक है। 10 AM जो ये आपका दिख रहा है, 67 ईयर्स के ओल्ड है, मतलब राधा कृष्णन, जो कि आपके वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं वी सुदर्शन रेड्डी को हराकर 152 वोट से। एंड और ये क्यों हुआ था, जो मैंने अभी बात करी कि जगदीप धनखड़ ने क्या सडन रिजाइन किया हेल्थ इश्यू की वजह से। और जुलाई 21 को इन्होंने रिजाइन दे दिया था ना। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को समझते हैं। अगर हम देखें कि वाइस प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है, सेकंड हाईएस्ट पोजीशन है, ठीक है, आफ्टर प्रेसिडेंट। और ये राज्यसभा के क्या होते हैं, ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, मतलब सुप्रीम, आप कह सकते हो सुप्रीम चेयरमैन जो है आपके राज्यसभा के, वो कौन है, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। अब वाइस प्रेसिडेंट को चुनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होते हैं, मतलब वाइस प्रेसिडेंट जिसको बनना है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट देखें तो 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए मिनिमम, इंडियन सिटीजन होने चाहिए एंड क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। और मेंबर ऑफ राज्यसभा बनने के क्वालिफाइड होने चाहिए, जो भी क्वालिफाइड क्राइटेरिया है मेंबर ऑफ राज्यसभा बनने के लिए, वो भी फुलफिल होना चाहिए। नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का यूज ना कर रहा हूँ, मतलब किसी सरकारी जॉब या कोई ऐसी चीज जहां से गवर्नमेंट रिलेटेड, जैसे उनको प्रॉफिट हो रहा हो, ऐसी पोजीशन पर ना हो। अदर्स रिक्वायरमेंट क्या है कि नॉमिनेशन को कितने चाहिए, 20 इलेक्टर्स प्रपोजर चाहिए होते हैं, यानी 20 लोग चाहिए होते हैं जो इनकी सपोर्ट में एक तरीके से नामित करते हैं कि हमारा जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट होगा वो कौन होगा, दिस पर्सन होगा, ठीक है, यानी एक्स पर्सन होगा। और अभी आपके एनडीए की तरफ से कौन थे, सीपी राधाकृष्णन, एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्ण थे, है ना। एंड इंडिया ब्लॉक की तरफ से कौन थे, वी सुदर्शन रेड्डी, ठीक है। और सिक्योरिटी डिपॉजिट कितनी करनी पड़ती है, 15,000। अब थोड़ा सा समझते हैं इलेक्शन सिस्टम। इलेक्शन सिस्टम में अगर हम समझे तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, दैट मीन्स इसमें पब्लिक डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एमपीज इन्वॉल्व होते हैं, ओनली एमपीज। और एमपीज कहाँ से, लोकसभा के भी एंड राज्यसभा के भी, यानी यहाँ दोनों से आपके एमपीज इन्वॉल्व होते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शंस होता है एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन व सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इस मेथड से इलेक्शंस होता है किसका, आपके वाइस प्रेसिडेंट का। वोटर्स कौन होते हैं इलेक्शन के अंदर, ये हम लोग समझ जाते हैं पहले। वोटर्स होते हैं आपके सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, है ना। स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर डोंट पार्टिसिपेट, मतलब सिंपल सी बात है, आपके विधायक नहीं पार्टिसिपेट करते, मतलब एमएलए पार्टिसिपेट नहीं करते वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, बट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में करते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कौन होते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। क्योंकि आपको पता है कि लोकसभा में 543
आपके एमपीज हैं, एंड राज्यसभा में आपके टोटल 245 है, जिसमें से अगर आप देख पाओ कि 232 आपके 233 आपके क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, प्लस 12 आपके नॉमिनेटेड होते हैं। ये नॉमिनेटेड कौन करता है, नॉमिनेट कौन करता है, ये आपके प्रेसिडेंट करते हैं। कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। तो ये टोटल आपके 245 राज्यसभा की सीट्स हो जाती हैं। ना अब हम बात करते हैं कि अगर कोई पोजीशन, जैसे मान लो इलेक्शन हुए और किसी ने कह दिया कि मैलाफाइड है, यानी गलत है, ठीक है, इसमें एक तरीके से करप्टेड इलेक्शन हुआ है, ठीक है, डिस्प्यूट्स आ जाता है, तो उसका डिसीजन कौन लेगा, वो किसके पास रहेगा, सुप्रीम कोर्ट के पास रहेगा ना। सुप्रीम कोर्ट ही डिसीजन देगी कि वो इलेक्शन सही से हुआ है या नहीं हुआ है। नाउ अब बात करते हैं टर्म ऑफ ऑफिस ओथ और अफर्मेशन की। देखो 5 साल के लिए ही होता है, इनकी जो पोजीशन होती है 5 साल के लिए होती है, और ये कितने टाइम भी चुने जा सकते हैं ना, री इलेक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम्स, एक बार, 2 बार, 3 बार, जनरली 2 बार आपके वाइस प्रेसिडेंट, बहुत सारे प्रेसिडेंट जो है रह चुके हैं, ठीक है। जिसमें आप बात कर सकते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो भी आपके वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, 2 बार रह चुके हैं। फिर आपके अभी हामिद अंसारी, वो भी 2 बार रह चुके हैं। तो ये पोजीशंस रही हैं, कई लोगों ने 2 बार एक तरीके से ओथ ली हुई है वाइस प्रेसिडेंट की, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्या ये जो ओथ लेते हैं वो कैसा, टू गिव ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ क्या रहेंगे, फेथ दिखाएंगे, फेथफुली डिस्चार्ज ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस, और अपनी ड्यूटी जो है ईमानदारी से निभाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है। नाउ अब थोड़ा सा हम इलेक्शन सिस्टम को समझेंगे, बिकॉज इनडायरेक्ट इलेक्शन है एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इसके तहत होता है। तो ये कैसे होता है इसको हम समझेंगे। जनरली क्या होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं, एक मिनट इधर आते हैं ना। देखो अभी मैं आपको रिसेंट एग्जांपल्स के बेस पर बताता हूँ, ठीक है। जो आपका रिसेंट एग्जांपल यानी जो इलेक्शन हुआ, ठीक, इसको थोड़ा समझेंगे। अगर आप देखो कि हमने क्या कहा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से इसे पार्टिसिपेट करेंगे, एमपीज, और दोनों दोनों जगह से होंगे। कहाँ से, एक मिनट इसको इरेज करो अच्छे से, लाइक ये आपके यहाँ के मान लो पार्लियामेंट हो गया, ठीक। पार्लियामेंट के 2 पार्ट होते हैं, लोकसभा, जैसे तो 3 पार्ट होते हैं, प्रेसिडेंट भी इसका पार्ट होते हैं, बट यहाँ पे हम लोकसभा और राज्यसभा की बात कर रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में आपके 543 सीट्स हैं, प्लस राज्यसभा में 245 सीट्स हैं, जिसमें आपके 233 प्लस 12, 233 आपके इलेक्टेड हैं एंड 12 क्या है, नॉमिनेटेड है, ओके। तो यानी अगर आप देखो इनको, अगर आप ऐड कर दो, सिर्फ इनको ऐड करना है, तो आप देखो कितने सीट्स आ रहे हैं, 788। टोटल सीट्स कितने हुए, 788। यानी अगर आप इस सिस्टम को समझो, जो इलेक्टोरल कोटा होता है, ठीक है, इसको आप देखो, इलेक्टोरल कोटा का फॉर्मूला क्या है कि टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट पोल्ड अपॉन 1 + 1 इक्वल टू 2 + 1, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट पोल्ड, पोल्ड यानी पोल्ड हो चुके हो, देन उसको 2 से डिवाइड करना, +1 करना, ठीक है। ये किस लिए किया था, एब्सोल्यूट मेजोरिटी के लिए। किसके लिए, एब्सोल्यूट मेजोरिटी के लिए। देखो जो आपके यहाँ इलेक्शंस होते हैं, जो एमपी या एमएलए के लिए जो इलेक्शंस होते हैं, उसमें आपने नोटिस किया होगा, अगर कोई एमपी 1 वोट से भी जीत जाए ना, तो वो भी क्या हो जाता है, वो एमपी बन जाता है। यानी अगर मान लो उसको 20% ही वोट मिले हुए हैं और बाकी लोग को 17% 10% ऐसे वोट मिले हुए हैं, ठीक है, लेकिन ये 20% वाला ही क्या होगा, जीत जाएगा। लेकिन एब्सोल्यूट मेजोरिटी में केस नहीं होता। एब्सोल्यूट मेजोरिटी में क्या होता है, 51, यानी 50+% तो होना ही चाहिए, तभी आप क्या है, वाइस प्रेसिडेंट बन पाओगे। लेकिन एमपी के केस में नहीं होता है ना। ये डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं इसके अंदर, लेकिन यहाँ पर आप देखो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है, तो इसके अंदर हमें एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए, ठीक। जो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा उसको मैक्सिमम लोगों ने क्या दिया हो, वोट दिया हो, इसीलिए ये इलेक्टोरल कोटा बनाया जाता है, ठीक है। नाउ अब इसको देखते हैं। इस हिसाब से 788 सीट्स हुए है ना, एमपीज हुए। यानी अगर हमने देखे कि आपके सीपी राधा कृष्ण थे, राधा राधा कृष्णन, और ये एनडीए की तरफ से थे, और प्लस आपके यहाँ पर इंडिया ब्लॉक से थे बी सुदर्शन रेड्डी,
वी सुदर्शन रेड्डी। ठीक है, ये आपके थे। नौ, अब देखो 788 इलेक्टोरल कोटा के हिसाब से अगर हम बात करें, यानी इलेक्टोरल कोटा के हिसाब से कितना वोट मिलना चाहिए था जनरली जिसको भी जीतना है, इन दोनों में से किसी अगर एक को जीतना होता और मान लो 788 वोट मिले मिले होते, ठीक है, 788 वोट मिलने चाहिए थे, मतलब जितने लोगों ने वोट दिए कंप्लीट। मैं अभी बात कर रहा हूँ कि कितने लोगों ने वोट दिया या नहीं दिया वो नहीं दे, मैं ये बात कर रहा हूँ टोटल सीट्स हैं 788, यानी इतने एमपीज हैं। तो हम सोच रहे हैं कि 788 ने सबने वोट दिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे नीचे 1+1+1 है ना, तो ये देखो 788/2 +1, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 394+1, दैट मीन्स 395। यानी अगर 788 एमपी सारे के सारे वोट दे दे तो 395 तो मेजोरिटी चाहिए, मतलब 395 जिसको भी जीतना है, एनडीए ब्लॉक को जीतना है या इंडिया ब्लॉक को जीतना है, उसको 395 या 395 अबोव से ज्यादा वोट मिलने चाहिए, ठीक है। बट केस क्या हुआ, सीपी राधाकृष्ण को मिला 452, इंडिया ब्लॉक को मिला 300 और 15 जो हो गए इनवैलिड हो गए। यानी इनवैलिड वोट कितने थे, इनवैलिड वोट कितने थे, 15 थे। यानी अगर आप देखो 2 and 5 7 हो गया, 4 and 1 6 and 4 3 7, 467 सॉरी 767 वोट पड़े। तो टोटल वोट पड़े कितने, 788 में से 767 पड़े, बट इनवैलिड हो गया ना, ये क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। यानी इनवैलिड वोट तो गिना ही नहीं जाएगा, यहाँ पे बात किसकी हुई थी, वैलिड वोट की। दैट मीन्स वैलिड वोट का मतलब हुआ हम सिर्फ इसको गिनेंगे, 2 5 4 3 7, यानी 752 वोट्स पड़े हैं, वोट पोल्ड हुए हैं। तो ठीक है, अब 752 को निकाल देते हैं, 752/2+1, इसके हिसाब से नीचे 1+1 = 2 हो गया। इसको जब हम कैंसिल आउट कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 2 3 6 1 5 2 7 14 2 6 12 +1, यानी 377। दैट मीन्स कि जब 752 ही वोट वैलिड वोट पोल्ड हुए तो जो मेजोर जिसको जीतना होगा उसको कितना चाहिए था, 377, और सीपी राधाकृष्ण को कितना मिला है, 452, यानी कंप्लीटली एब्सोल्यूट मेजोरिटी से इन्होंने क्या किया है, विन किया है, ठीक है। और अगर सुदर्शन रेड्डी की बात करें तो इन्होंने 300, यानी 77 कम थे। दैट्स वाई आप पे आपके सीपी राधाकृष्ण क्या हो गए, आपके वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए, ठीक है। समझ में आया, ये एक तरीका होता है वोटिंग देने का, ठीक। दैट्स इट। नो इमेलुमेंट्स की बात करें कितना सैलरी मिलती है तो वो पार्लियामेंट डिसाइड करता है। वैकेंसीज कब कब होती है, देखो जब अगर मान लो कि वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया, जैसे कभी जगदीप धनखड़ ने किया, या रिमूवल हटा दिया जाता, या डेथ हो जाती या अदर कोई रीजन होता, तो उस केसेस में क्या होगा, टेन्योर एंड हो जाएगा। टेन्योर एंड जो होगा जनरली मतलब उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड बिफोर टेन्योर एंड, किसी का भी जब इलेक्शन होगा ना, उसके मतलब इलेक्शन जैसे एंड हो रहा है 5 साल पूरे होने वाले, उससे पहले ही इलेक्शन होने चाहिए, जिससे कि वो भी क्या है कंप्लीट 5 इयर्स का एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाए वाइस प्रेसिडेंट की, ठीक। इन केस ऑफ वैकेंसी नो सब्स्टिट्यूशन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और इस अगर मान लो वैकेंसी है तो कोई सब्स्टिट्यूशन तो नहीं बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। हाँ, लेकिन जो राज्यसभा के ड्यूटीज होती है वो डिप्टी चेयरमैन परफॉर्म करते हैं। इवन ड्यूटी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की भी जो रोल होता है वो भी डिप्टी चेयरमैन ही परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैसे रिमूव किया जाता है, कैन बी रिमूव बाय रिजोल्यूशन ऑफ आरएस, यानी राज्यसभा के अंदर रिजोल्यूशन लाना होगा विथ इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है। और आपका क्या होगा, उसको पास हो जाएगा, बट पास बाय लोकसभा, और लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। और 14 डेज पहले आपको बताना पड़ेगा कि आप वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ रिजोल्यूशन लेके आ रहे हैं, ठीक है। और ये रिजोल्यूशन आप लोकसभा के अंदर पास आउट नहीं कर सकते, ठीक है। फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का फंक्शन क्या होता है, पहला तो ये राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, दैट मीन्स सर्वे सर्वा एक तरीके से। और कब जब प्रेसिडेंट की जो सीट वैकेंट होती है उस टाइम पर वो प्रेसिडेंट की तरह काम भी करते हैं, ठीक है। कंपेरिजन विद अमेरिकन प्रेसिडेंट, कंपेरिजन विद अमेरिकन प्रेसिडेंट देखेंगे तो सेम ही है, यानी हमारे यहाँ पे अपर हाउस दैट मीन्स आपका राज्यसभा, उसके चेयरमैन होते हैं, और सेम
अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं, अपर हाउस यानी सीनेट के चेयरमैन होते हैं। और इंडिया में भी जिस तरीके से डेथ इलनेस के बाद वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, सेम वैसे ही आपका क्या होता है, आदर्श वाइस प्रेसिडेंट होता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट टेक ऑफिस फॉर द रेस्ट ऑफ द टर्म। लेकिन अगर आप देखो यूएस के अंदर क्या होता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो बनेगा ना वो बाकी टर्म के लिए बनेगा, रेस्ट ऑफ द टर्म के लिए बनेगा। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या है कि जो भी नया वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो अगले 5 साल के लिए बनेगा। कितने साल के लिए बनेगा, 5 साल के लिए बनेगा, ठीक है। तो ये होता है। एंड आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। एंड वंस अगेन, ये आपका टेलीग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी है, यूट्यूब आईडी है, फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो और प्लीज हेल्प करो, दैट्स इट। तो इससे अच्छे अच्छे वीडियोज आएंगे, कंटेंट आएंगे जिससे आपको समझने में भी आसानी होगी। नाउ थैंक यू।